नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है जो सीटेट एग्जाम को देने वाले हैं 2021 में। जो 31 जनवरी को होने वाला एग्जाम, उस एग्जाम को जो देने वाले उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 2019 जुलाई में जो एग्जाम हुआ था उसका पर्यावरण का पूरा सोल्यूशन के साथ हम व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन को। तो इस चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 61 नंबर पे जो है उसमें दिया हुआ है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? तो यह आंसर देना है, शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इस प्रकार से ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से चारों में से कौन सा सही है? तो अगर देखेंगे तो समूह में जो अधिगम किया जाता है, शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, तो इसका यह होगा कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। और दूसरा जो होगा वो होगा यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। अगर बच्चे समूह में पढ़ेंगे तो उनके जो है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार होगा और जो है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन भी करता है। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों सही है। और सी वाला है, सामूहिक अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन में अधिगम को प्रभावशाली तरीका है। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, समूह से जो है आसान हो जाएगा अधिगम पर्यावरण अध्ययन का। तो इस प्रकार सी वाला गलत हो जाएगा। और डी वाला है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो समूह बनाकर जो है अधिगम करना, कोई जो है अनुशासन की बात नहीं की जा सकती कि समूह बनाने से अनुशासन होगा। जिस प्रकार से सी और डी गलत होगा, ए और बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, केवल ए और बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? तो पूछ रहा है कि आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में। तो इसमें जो है प्रश्न पूछना पहला है, दूसरा है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, और तीसरा है सहभागिता, और चौथा है याद करना। तो आप आसान रूप से इसको समझ सकते हैं। प्रश्न पूछना ये भी जो है पर्यावरण अध्ययन में जो है आकलन के लिए जो है संकेत है इस प्रकार से। और न्याय और समानता के लिए प्रति सरोकार भी हो जाएगा और सहभागिता भी हो जाएगा। केवल याद करना जो है ये अलग है, क्योंकि याद करना जो है ये आकलन का कोई पार्ट नहीं है कि याद करना आकलन का पार्ट होगा। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद का क्वेश्चन है 63 नंबर पे, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, सीखने के लिए आकलन CCE, सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन। तो इसमें होगा सीखने के समान आकलन, क्योंकि जो शिक्षण अधिगम में होता है कि स्व आकलन, तो स्व आकलन में बच्चा स्वयं ही अपने शिक्षण का आकलन करता है कि मैंने कितना पढ़ा है और क्या याद है और किस प्रकार से पढ़ा है। तो इस प्रकार से शिक्षण में जो आकलन होगा वह स्व आकलन जो होगा सीखने के समान आकलन ही होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची। तो रेटिंग स्केल में जो है, जो कि निर्धारण मापनी होती है, उसमें जो है अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन होता है इसके माध्यम से। तो इसके माध्यम से बच्चे का अवलोकन किया जाता है कि वह कितने आगे तक विकास कर चुका है या किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो रेटिंग स्केल की कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवलोकन। इसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है यह ढूंढना है। तो बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। और उसके बाद का है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। उसके बाद तीसरा है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना।
उसके बाद है चौथा, बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की प्रक्रिया को जोड़ना। तो इसमें दिया हुआ पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यह साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो परिभाषा पर बल नहीं देता पर्यावरण अध्ययन, तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 66 नंबर पर, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतों का बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, तो किस प्रकार से हो सकता है, इसमें कौन कौन से सहायक होंगे। तो आप देखेंगे कि अवलोकन और अभिलेखन पहला ऑप्शन, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्लेषण, चौथा है प्रयोग। तो इसमें अगर देखेंगे आप तो जो चित्र है उसके माध्यम से अवलोकन और अभिलेखन भी हो सकता है, अभिव्यक्ति भी हो सकती है और विश्लेषण भी हो सकता है, केवल प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से डी वाला गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसमें ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करके अर्थात काटने के बाद जमीन को कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है, इस जगह को बांस या खरपतवार जहां जंगल उग आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में ले लाते हैं। और उसके बाद का ऑप्शन है, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोतते हैं या जोता जाता है। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है यह देखना है कि ए बी सी डी इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है कि एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो यह ऑप्शन सही है, क्योंकि जो है ये झूम खेती जो होती है इसमें एक बार फसल को काट लिया जाता है और उसके बाद फिर से छोड़ दिया जाता है और जंगल फिर से उगाते हैं और उसको फिर से जलाया जाता है और जो है पेड़ों को काट कर गिरा दिया जाता है और फिर उसके बाद जलाया जाता है और उसकी जो राख होती है प्राप्त होती है तो उसको हल्का सा ऊपर से हल्का सा जोत के और जो है उसमें बीज छिड़क दिया जाता है। तो झूम खेती इस प्रकार से होती है। और दूसरा ऑप्शन जो है वह है, इन जगहों में बांस खरपतवार अर्थात जंगल उगाता है उसे उखाड़ कर जलाते हैं। तो उखाड़ कर नहीं जलाते हैं, काट कर जलाते हैं। तो इस प्रकार से यह ऑप्शन बी वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद सी वाला है, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। खाद की तरह काम में लाते हैं ये दिया हुआ है, जबकि खाद की तरह प्रयोग में हो जाता है। जो राख होती है वो खाद की तरह काम करती है, ना कि खाद को जो है प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार से भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन है, जब जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज को छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो गहरा जो नहीं जोता जाता है, हल्का सा जो है जोता जाता है, जोता नहीं जाता है, हल्का सा उसे मिट्टी को पलट कर और जो है इसमें जो है बीज का छिड़काव कर दिया जाता है। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो केवल सही होगा ए वाला ऑप्शन। तो अगर ए वाला ऑप्शन को ध्यान देते हुए अगर ए वाला ऑप्शन केवल सही होगा तो इसको देखते हुए होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, केवल ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी पर्यावरण क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिला पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत के सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिले पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। तो जम्मू कश्मीर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से जो घर बनाया जाता है कि 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। ऊपर वाले घर में जो है अपने खुद रहते हैं, परिवार रहता है और नीचे के मंजिले पर जो है जानवर रहते हैं। तो और ये जो है छत जो है पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। तो वह सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर की जो है जम्मू कश्मीर में जो है इस प्रकार से घर बनाए जाते हैं, जिससे ऊपर के जो भाग होता है उसमें आदमी रहते हैं और नीचे में जानवर आते हैं। निचले वाली मंजिले में कोई जंगला और खिड़की नहीं होती है और नीचे वाले में खुद जो है जानवर ही रहते हैं और यह मोटे तने से बनाया जाता है। यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, इसके पहले भी पूछा जा चुका है एक बार क्वेश्चन, केवल पूछने का तरीका अलग था, क्वेश्चन यही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले कहाँ से ऐसा अर्थात ब्राज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं या उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। यह तांबे और टिन का मिश्रण है। यह एल्युमिनियम और तांबे अर्थात कॉपर की भांति एक तत्व है। यह पीतल ब्रास और तांबे कॉपर का मिश्रण है। यह तांबे कॉपर जस्ता जिंक तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। तो इस प्रकार से यह तांबे और टिन का मिश्रण होता है, जो है आदिमानव या आदिवासियों के समय से यूज होते आ रहा है। उसमें हजारों साल पहले से कांसे का उपयोग किया जा रहा है, वह जो है तांबे और टिन का मिश्रण होता है, जिसका प्रयोग हम औजार बनाने और बर्तन के रूप में प्रयोग करते थे। आदिकाल से ही किया जा रहा है आदिवासियों द्वारा। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो यह तो नहीं पता है कि टैपियोका क्या होता है, मगर नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका अर्थात नारियल डली हुई, तो नारियल की बात की जा रही है, तो नारियल किस क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं उसी हिसाब से ऑप्शन में आंसर देना है। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है बिहार। तो अगर नारियल डली हुई चीजों की बात करें तो कहाँ पे बनाई जाती है सबसे ज्यादा, तो केरल में, क्योंकि नारियल केरल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। केरल में सब्जी भी नारियल के तेल से ही बनाई जाती है। तो इस प्रकार से नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे प्रिय भोजन है, तो वो होगा केरल, क्योंकि केरल में ही नारियल की खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, केरल। आमतौर पर यह माना जाता है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं काले, सफेद, बैगनी, नीले। तीसरा ऑप्शन हरा, पीला। चौथा ऑप्शन है रंगीन, नारंगी, लाल। तो इस प्रकार से इसमें जो है जो भी जानवर रात को देखते हैं, जो जिनको रात में दिखाई पड़ता है, उन जानवरों को काला और सफेद दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला ऑप्शन है, केचुए मित्र पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बन जाती है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्यतः फसल की रक्षा होती है। केचुए जमीन के छेद बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, केचुए द्वारा बनाए गए छेद से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो इसमें से ए बी सी डी में से कौन कौन सा सही है, तो इस पर टिक करना है। तो पहला है, केचुए मित्र पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बन जाती है। तो पहला सही हो जाएगा, क्योंकि केचुए जो मित्र पत्तियों और पौधों को खाते हैं जिससे ये अपना जो मल त्याग करते हैं उससे जो जमीन उपजाऊ हो जाती है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुख्य फसल की रक्षा करने में केचुओं का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि जो खाते हैं केचुए मित्र फसल को, वह जो है मित्र जो खरपतवार को खाते हैं वह जो है बिना काम का होता है, तो उससे फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। तो यह सही है, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, जिनमें जगह बन जाती है। तो सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद डी है, केचुए द्वारा बनाए गए छेद जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो केचुए द्वारा जो जमीन में छेद बनाया जाता है उससे आसानी से जमीन को जो है आराम से आसानी से हवा मिल जाती है, जिससे ऑक्सीजन मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, और जो है साथ साथ में उसी छेद के माध्यम से पानी भी चला जाता है। तो इस प्रकार से ए सी डी ये 3 ऑप्शन सही हैं। तो इसमें से होगा ए सी डी ऑप्शन जो सही है वो है चौथा। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी डी।
ये भी क्वेश्चन, ये केचुआ वाला क्वेश्चन जो है एक बार और पूछा जा चुका है, ये दोबारा पूछा जा रहा है। सीटेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं केवल पूछने का तरीका अलग हो जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। मानचित्र से हर बार एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार कि किस राज्य के बगल में कहाँ पे कैसे स्थित है, अपने मतलब किस जगह पर स्थित है, स्थित को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य किसके किस साइड में किस दिशा में स्थित है। तो इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जरूर याद करेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और कैसे स्थित है, इसको ध्यान में देंगे। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो झारखंड है वह उड़ीसा के उत्तर दिशा में स्थित है। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। तो उसमें है कोयला, डीजल, मोम, ग्रीस। तो पेट्रोलियम से डीजल भी बनता है और मोम भी बनती है, क्योंकि पेट्रोलियम वाली जो मोम आती है वो जो है पेट्रोलियम से ही बनती है, और ग्रीस जो है ये भी पेट्रोलियम से बनती है। तो इस प्रकार से जो है केवल कोयला एक है जो कि पेट्रोलियम से नहीं बनता है, यह जो है खुद ही मतलब प्राप्त होता है खनिज पदार्थों के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसमें जो है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती दिवस। तो इसमें दिवाली तो आएगा नहीं, महाशिवरात्रि भी नहीं आएगा, गुरु नानक जयंती पूर्णिमा को मनाई जाती है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा पहला। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दिवाली, गुरु नानक जयंती या गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। तो इसमें रक्षाबंधन तो आ जाएगा और गुरु नानक जयंती भी आ जाएगी, मगर दिवाली नहीं होती, पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आएगा होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पूर्णिमा के दिन जो है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो पहला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। और चौथा ऑप्शन केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इसमें हो जाएगा कर्नाटक, केरल, गुजरात, क्योंकि अरब सागर जो है वह भारत के पश्चिम साइड में पड़ता है, और भारत के पश्चिम साइड में ही कर्नाटक है, केरल है और गुजरात है। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय जाने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं और जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं, ए के ठीक पश्चिम 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर 30 मीटर दूरी पर है, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी से ठीक पश्चिम 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आप अपने घर की सही दिशा क्या है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम, ठीक दक्षिण, ठीक पूरब। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप अपने घर से एक्स पर स्थित हैं, आप एक्स पर स्थित हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक्स है, हम एक्स पर स्थित हैं, और आप विद्यालय वाई पर जाना, आपको विद्यालय वाई पर, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो एक्स के ठीक उत्तर में, तो उत्तर दिशा में अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर जाएंगे 30 मीटर हो जाएगा ये। और उसके बाद जो है फिर आप बी पर जाते हैं
जो ए के ठीक पश्चिम में, तो पश्चिम इधर हो जाएगा, इधर जाएंगे, ए जो है पश्चिम में 40 मीटर है, 40 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद आप फिर सी पर जाते हैं, सी पर जाते हैं और बी के ठीक 30 मीटर दूरी पर, बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ से ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ 40 मीटर हो गया। उसके बाद फिर है अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में है। तो इधर पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम में है, तो यहाँ हो जाएगा ये जो है 40 मीटर। यहाँ पे आप पहुंच गए और यहाँ एक्स से आप चले थे, यहाँ वाई पर आप पहुंच गए। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि विद्यालय के सापेक्ष अपने घर की सही दिशा क्या है। तो विद्यालय के सापेक्ष बताना है, ना कि एक्स के घर के सापेक्ष बताना है। तो विद्यालय हमारा वाई है, वाई के सापेक्ष बताना है। तो हमारी दिशा जो होती है ऊपर इधर ऐसे बना लेंगे, इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा, इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो आप अगर देखेंगे तो विद्यालय के सापेक्ष देखेंगे तो विद्यालय के सापेक्ष ऐसे बनेगा। तो आप विद्यालय के सापेक्ष ये दिशा बनेगी, वो होगी दक्षिण और पूरब, जो कि विद्यालय के सापेक्ष होगी। तो वाई अक्ष पर आप खड़े होंगे, जहां पर विद्यालय है, तो वहां से देखेंगे आप तो एक्स अक्ष दिखाई देगा, तो वह होगा दक्षिण और पूरब में। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चलती है और अगले दिन 7:15 बजे नरकोइल पहुंचती है। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। 57 किलोमीटर प्रति आवर्स, 51.5 किलोमीटर प्रति आवर्स, 53 किलोमीटर प्रति आवर्स और 54.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो इस सवाल को जो है लगाना पड़ेगा। और यह इस प्रकार का सवाल हर बार पूछा जाता है कि औसत चाल से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, जो कि रिपीट होते हैं। पर्यावरण में एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है औसत चाल से कि किस प्रकार से चाल और दूरी निकाली जाएगी। तो जो रेलगाड़ी चलती है वो 9:45 बजे चलती है मड़गांव से। तो आप घटा लेंगे आप 224 में से घटाएंगे 9:45, तो यहाँ से एक वापस जाएगा, तो यहाँ 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट में 45 मिनट जाएगा, तो यहाँ 15 मिनट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 23, 23 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 14 घंटा 15 मिनट, ये हो जाएगा। और अगले दिन 7:15 पर, तो 14 घंटा 15 मिनट ये था और 7 घंटा 15 मिनट ये हो जाएगा। 14 घंटा 15 मिनट ये था और 7 घंटा 15 मिनट ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 मिनट, हो जाएगा 7 7 14 21, 21 घंटा 30 मिनट। तो कुल जो चली गई दूरी है 21 घंटा, चली गई दूरी में से समय लगा है 21 घंटा 30 मिनट लगा है। और कुल जो दूरी है वो 1140 किलोमीटर है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इस प्रकार से अगर लगाएंगे आप तो चाल बराबर दूरी बटा समय है। तो चाल जो है वह निकालना है, औसत चाल ही निकालना है। तो औसत चाल बराबर दूरी जो है वो 1140 है और समय जो है 21 घंटा 30 मिनट है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा
53.5 2 ऐसे करके आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अवसर चाल से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई कठिन क्वेश्चन नहीं होता है, आसान होता है, केवल कैलकुलेशन इसका अच्छे से करना होता है। तो हर बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसका रिवीजन करके ही जाएंगे, क्योंकि अवसर चाल से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है? यह भूमि मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है वह भूमि जिसका बीमा 100 मीटर इंटू 100 मीटर है। तीसरा ऑप्शन है वह भूमि जिसका कोई किसान एक टिन बीज बोता है। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। और चौथा ऑप्शन है वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। तो इस प्रकार से यह जो है भूमि का जो है मात्रक हो जाएगा, भूमि का जो है एक इकाई हो जाएगी भूमि मापने की। जो टिन है वह भूमि मापने की इकाई, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। तो इसमें है थिम्पू, काबुल, अबू धाबी और बर्लिन। तो अबू धाबी जो है यहाँ पर बड़े बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं जिन्हें जो है पहाड़ कहा जाता है, रेत के पहाड़ कहा जाता है। तो अबू धाबी में जो है दूर दूर तक बालू ही बालू नजर आते हैं। यहाँ पर केवल जो है खजूर के पेड़ पाए जाते हैं और किसी चीज के पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। तो अबू धाबी यहाँ आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने का संभावित सही कारण को चुनिए। जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। और तीसरा ऑप्शन है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। और चौथा ऑप्शन है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं। जिसमें जो है सही कौन सा है ये चुनना है। तो पहला जो है जिन झीलों अर्थात जो झील और तालाब थे में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। इस प्रकार से पहला सही हो जाएगा, क्योंकि जब झीलों तालाबों में पानी इकट्ठा नहीं होगा तो पानी नीचे जाएगा नहीं, तो जो है वाटर लेवल नीचे चली जाएगी जिससे कुओं में पानी नहीं रह पाएगा। और अगला ऑप्शन है पेड़, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन पर कोलतार सीमेंट से ढकी गई है। हाँ, ये भी सही होगा, क्योंकि जब कोलतार और सीमेंट से जमीन को ढक दिया गया है जिसके कारण से पानी नीचे नहीं जा पाता और जो वाटर लेवल जो है नीचे चली गई है जिसके कारण से कुओं में पानी नहीं रहता। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर में टोटियां लगी हैं। कुओं का उपयोग न करने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसमें पानी नहीं रहेंगे। वाटर लेवल जब ऊपर तक रहेगी तो कुओं में पानी रहेगा। इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत है, तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं। ये सही है कि भूमिगत पानी को जो है खींचने के लिए विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं और वो जो पानी खींच ले रहे हैं जिसके कारण से वाटर लेवल नीचे चली जा रही है और पानी की गहराई जो है कुओं की गहराई से ज़्यादा नीचे है। तो इस प्रकार से पानी जो है नहीं मिल पा रहा है कुओं को, इस प्रकार से कुएं सूख गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों सही हैं। इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? यह पाठ्यक्रम को भार को कम करने के लिए
सीबीएसई के द्वारा पर्याप्त अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। और उसके बाद का ऑप्शन चौथा है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय में के संदर्भ में सच है। कक्षा 1 और 2 के एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, पहला हो गया। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन में संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, दूसरा हो गया। और तीसरा है, पर्यावरण अध्ययन में संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। और तीसरा है, कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन को एक नई विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन जो है भाषा और गणित के माध्यम से होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो पहली बात तो थीम क्या है इसको जान लेते हैं। तो थीम जो है, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो थीम क्या है, थीम का हिंदी में अर्थ होगा विषय। तो थीम का हिंदी है विषय, जिसके इंग्लिश में थीम कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है थीम। तो यहाँ थीम दिया हुआ है, जिसको हिंदी में विषय कहते हैं, इसका हिंदी होता है विषय। तो पहला ऑप्शन है, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधी समझ को विकास के लिए। तो इसमें स्वाभाविक रूप से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है कि बच्चों के स्थानीय परिवेश और मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधी समझ को विकास के लिए। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो काम और खेल पहला है, दूसरा है भोजन, तीसरा है आवास, चौथा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो इसमें काम और खेल है, जो कि मित्र और परिवार के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो इसमें दिया हुआ पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच जो नहीं हो, पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो पर्यावरण अध्ययन जो है परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में सच नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, दूसरा ऑप्शन है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी के बाहर सीखना, उसके बाद चौथा ऑप्शन है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसमें जो है बताना है कौन कौन सा सही है। तो इसमें जो है सभी बच्चों के सक्रिय भागीदारी, तो पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना के बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों का सक्रिय भागीदार होना। और दूसरा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। दूसरा भी जो है ये नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के ज्ञान को
शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो है शिक्षकों के ज्ञान को बच्चों तक पहुँचाना चाहिए, ना कि जोड़ना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के 4 दीवारी के बाहर सीखना, क्योंकि पर्यावरण बहुत विस्तृत विषय है। इसको जो है केवल जो है किताब के माध्यम से या कक्षा के माध्यम से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसको जब तक समाज में और पूरे परिवेश में नहीं पढ़ा जाएगा तब तक जो है नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से 4 दीवारी जो होती है, इस दीवार के बाहर तक जो है पर्यावरण अध्ययन को सीखना चाहिए। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो है विद्यालय से जो है स्थानीय ज्ञान को जो है बच्चों के जोड़ना जो है जरूरी है, तभी जो है पर्यावरण अध्ययन अच्छी तरह से किया जा सकता है, पर्यावरण का अध्ययन। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ACD। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। कक्षा निर्देशन, किस्से कहानी, पाठ्य पुस्तक का पठन और शिक्षक द्वारा व्याख्या। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति जो है वो किस्से कहानी है, क्योंकि बच्चों को किस्से कहानी सुनाकर उन्हें उत्साहित कर उन्हें जो है विषय के प्रति जो है जागृत करके जो है उन्हें पर्यावरण में रुचि उत्पन्न की जा सकती है और उन्हें अच्छे से पर्यावरण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों, चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा, इस पर टिक लगाना है। तो इस प्रकार से बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, तो पहला सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चों की खोज का अवसर देना, ये भी सही हो जाएगा। और उसके बाद है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही हो जाएगा। बच्चों को उनके सीखने की गति का अवसर प्रदान करने पर विभेद करना, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ABC सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक को और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों की स्रोत नहीं है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है, पहला हो गया। दूसरा है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। तीसरा है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों की सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इस टिक लगाना है। तो इसमें पहला है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, तो पहला सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है। बाहरी जो भी परिवेश है, हमारे समाज है, उससे जो भी कुछ भी हम सीखते हैं वो पर्यावरण का ही भाग है। तो इस प्रकार से शिक्षक और पुस्तक ही जो है पर्यावरण अध्ययन का स्रोत नहीं है। दूसरा पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये भी सही हो जाएगा कि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ये भी सही है कि इस प्रकार से शिक्षक जो है बच्चों की पृष्ठभूमि को जानेंगे। और उसके बाद का ऑप्शन है चौथा, वह बच्चों की सौंदर्य और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो यह गलत है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो है के माध्यम से सौंदर्य और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास नहीं होगा। इस प्रकार से ABC तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन पर्यावरण के करवा दिए हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट आपको सबसे पहले मिलते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।